गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। लेकर आ चुका हूं मैं आपके लिए आज के एमसीक्यूज वाला वीडियो जो कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की बात करता है। तो दोस्तों हमेशा की तरह हम आपके लिए ये वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो अपना है बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारी स्क्रीन पे ये रहा। ऑन विच डे एमएसएमई डे ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये जो एमएसएमई डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि एमएसएमई जो है इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है ये, माइक्रो, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है ना, मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है, ऐसे, और ये लिखा नहीं जा रहा एंटरप्राइजेस। चलिए, तो दोस्तों ये जो डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, या कब मनाया जाता है, आपको जो है ये बताना है हमें। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन कहता है कि 24 जून, बी ऑप्शन इज सेइंग 25 जून, सी ऑप्शन इज सेइंग 26 जून, डी ऑप्शन इज सेइंग 26 एंड देन 27 जून। ओके, तो इनमें से जो है सही आंसर आपका क्या होने वाला है आपको जल्दी से गेस करके बताना है। चलिए, एमएसएमई क्या फंक्शन करती है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए एमएसएमई जो है इसमें आते हैं वो लोग जो अपना छोटा मोटा कारोबार जो है वो चलाते हैं, और एमएसएमई जो है ये हमारे जीडीपी में जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला अपना डी, यानी 27 जून जो है वो हमारा एमएसएमई डे के नाम से जो है ये मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अभी जो है क्योंकि दो एक दिन पहले जो है हमने एमएससी ये जो अपना एमएसएमई डे है जो है इसको सेलिब्रेट करा। तो इस साल जो है 2022 की इसकी थीम क्या रही थी। ठीक है, तो कई बार जो है आपके एग्जाम में थीम्स भी पूछी जाती है। इसकी जो थीम थी वो थी इस साल वाली ये वाली रिसाइलेंट रिकवरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये थी अपनी 2022 की थीम। ठीक है, 2022 की ये थी अपनी थीम। बढ़ते हैं हम अपने अब सवाल नंबर 2 की तरफ जो हमारी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, रिसेंटली a woman from Gujarat filed a petition against PM Modi in court regarding rights of 2002. What is her name? चलिए, रिसेंटली क्या हुआ था कि एक महिला जो थी वो कांग्रेस की महिला थी, मतलब उनके पति जो है वो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। तो उनकी जो है उनकी किलिंग हो गई थी 2002 वाले राइट्स में जो कि गुजरात राइट्स थे। तो उन्होंने जो है एक पिटिशन फाइल की अगेंस्ट पीएम मोदी कोर्ट में। तो उस पिटीशन को हालांकि कोर्ट ने एकदम से खारिज कर दिया। चलिए, तो वो जो महिला है उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। चलिए, आपके ऑप्शंस हैं ये। ए ऑप्शन कहता है कि उनका नाम था जाकिया जाफरी, बी ऑप्शन इज सेइंग शबाना बेगम, सी ऑप्शन सही शाइस्ता नाज और अंजुमन खान कहा है ऑप्शन डी में। चलिए, तो इसमें से आपको बताना है कि इसका जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है दोस्तों। तो बिना कोई देरी किए मैं आपको बता देना चाहूँगा इसका जो सही जवाब है वो है ये वाला, जाकिया जाफरी जो है उन्होंने ऐसा करा हुआ है। ठीक है, कोर्ट ने जो है पिटीशन को खारिज कर लिया, डिसमिस कर लिया, लेकिन इसके बाद जो है आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोगों को गुजरात में अरेस्ट करा गया। और अभी जो है यूएन ने ये एक स्टेटमेंट दी थी इस सारे इशू को लेकर एक दो दिन पहले कि इंडिया में जो है किस तरह से ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। चलिए, जो भी है खैर ये आप लोग याद रखिएगा। देन बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 कहता है कि हाउ मेनी रामसर साइट्स आर टुडे इन इंडिया। ठीक है, आज के टाइम में इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं ये आपको बताना होगा दोस्तों। तो कितनी रामसर साइट्स हैं आप लोग देख लीजिए। क्या ये 65 है? ऑप्शन ए कहता है 65, बी ऑप्शन इज सेइंग 49, सी ऑप्शन इज सेइंग 40, डी ऑप्शन इज सेइंग 30। तो
तो इनमें से जो है सही जवाब क्या आपका होने वाला है ये आपको जल्दी से गेस करके बताना है। चलिए, तो दोस्तों बिना किसी देरी करे जो है मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है क्या, वो है 49, यानी ऑप्शन बी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो ये इसका सही जवाब था। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने सवाल नंबर 3 की तरफ, ठीक है, 4 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है हम लोगों से, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सवाल नंबर 4 जो है वो कहता है कि ये IUCN स्टैंड फॉर, IUCN जो है इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये दो ऑप्शंस भी दिए हुए। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्या ये इसका सही फुल फॉर्म है? बी ऑप्शन कहता है इंडियन यूनियन कॉर्न नेशन, या फिर सी ऑप्शन कहता है बोथ आर करेक्ट, डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबव। तो इसमें से सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, वो आपको गेस करके बताना है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर जो है ये इसका सही जवाब होने वाला है IUCN का। तो दोस्तों आपको बताना है कि IUCN क्या काम करता है। तो IUCN का काम होता है क्या, हमारी जितनी भी जो बायोडाइवर्सिटी है, जितनी भी हमारी स्पीशीज आती हैं, तो उनको सेफ कैटेगरी में, वल्नरेबल कैटेगरी में, एंडेंजर्ड या मोस्ट एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखने का काम जो है वो कौन करता है, वो IUCN करता है। ये आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इसका जो फुल फॉर्म था वो था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ठीक है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि आज के टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों। तो इसका जो हेडक्वार्टर है IUCN का, तो वो है यहाँ पे ग्लैंड में। अब आप बोलोगे ग्लैंड का है भैया, तो ग्लैंड जो है वो है अपना स्विट्जरलैंड में। कहाँ है वो है अपना स्विट्जरलैंड में। ये इसका सही जवाब है। देन इसको माना जाता है ऑर्गन, किस चीज, किसका ऑर्गन माना जाता है इसको, IUCN को माना जाता है ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, UN। तो ये भी हो गया आपका। देन इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि IUCN को कब स्टैब्लिश करा गया था, तो आप बता सकते हो कि इसको स्टैब्लिश करा गया था कब, इसको करा गया था स्टैब्लिश 5 अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर 1948 को जो है इसको स्टैब्लिश करा गया था। चलिए ये आपका हो गया दोस्तों। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसको स्टैब्लिश कहाँ करा गया था। इसको स्टैब्लिश करा गया था फ्रांस में। कहाँ करा गया था, इसको स्टैब्लिश करा गया था फ्रांस में। चलिए देन आपको बताना है कि इसका एम क्या है। तो इसका एम ये है, इसका एम है कि इसको बोल सकते हैं हम टू इन एम इज टू इंटेग्रिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो कहीं ना कहीं जो है ये हमारे जो भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्पीशीज हैं उनको कंजर्व करने की बात करता है। जो भी हमारी नेचुरल जो भी चीज़ें हैं उनको बचाने की बात करता है IUCN। ठीक है, एनिमल स्पीशीज हैं, प्लांट स्पीशीज हैं, इन सबको जो है कंजर्व करने की बात करता है IUCN। तो ठीक है, IUCN के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। इसका जो है सही जवाब था ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कहता है कि जो केबुल लैमजो नेशनल पार्क है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है ये आपको बताना है। केबुल लैमजो नेशनल पार्क, ये अक्सर न्यूज में रहता है दोस्तों। तो ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, ए ऑप्शन कहता है मणिपुर। ठीक है, बी ऑप्शन कहता है अरुणाचल, सी ऑप्शन से हिमाचल, एंड डी ऑप्शन से उत्तराखंड। तो कहाँ है अपना ये अपना केबुल लैमजो नेशनल पार्क, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो सही जवाब है वो है अपना मणिपुर। ठीक है, इसका सही आंसर है मणिपुर। तो ये जो है इसको हम शॉर्ट में कहते हैं KL, क्या बोलते हैं इसको, KLNP। ठीक है, तो ये जो अपना KLNP है दोस्तों, इसको डिक्लेयर करा गया है रामसर साइट। क्या डिक्लेयर करा गया इसको, इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर करा, इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर करा गया है। और तो ठीक है, इसको डिक्लेयर करा गया रामसर साइट। और दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे इसका, और क्या है इसके बारे में कुछ खास चीज़ है। इसको कहा गया है कि ये है ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। क्या है ये, ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, फ्लोटिंग पार्क है भैया। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको याद रखिए। फ्रीक्वेंटली इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो
इसका जो सही जवाब था वो था मणिपुर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि 2 कैपिटल्स ऑफ महाराष्ट्र आर। ठीक है, पहले तो बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि महाराष्ट्र की 2 कैपिटल्स हैं। ठीक है, तो अब ये कौन कौन सी हैं वो आपको बताना है। ए ऑप्शन कहता है अपना ये ओस्मानाबाद एंड सोलापुर। ठीक है, तो ये तो भैया पहले ही गलत हो गया क्योंकि मुंबई तो सबको ही पता है। तो दूसरा कहता है मुंबई एंड नासिक। ठीक है, तीसरा कहता है मुंबई एंड नागपुर। तो चौथा ऑप्शन हमारा बताता है मुंबई एंड अहमदनगर। तो इसमें से सही जवाब क्या होने वाला है वो आपको बताना है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है मुंबई एंड नागपुर। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसके अलावा आपको पता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की भी 2 कैपिटल्स हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश की भी 2 कैपिटल्स हैं। जैसे कि एक है अपनी शिमला, है ना, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है धर्मशाला। बहुत सारे लोगों को इस बात का ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं है तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, दूसरी अपनी धर्मशाला, है ना। और JNK की भी पहले 2 कैपिटल्स हुआ करते थे, है ना, जो दोनों जम्मू और कश्मीर। विंटर में जम्मू हुआ करता था और समर में कश्मीर हुआ करता था। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है वो था मुंबई एंड नागपुर, है ना। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ की 3 कैपिटल्स हैं, है ना। अब वो कौन कौन सी हैं वो आप खुद ही देख लीजिएगा। तो ये रहा। अब आपको बताना है कि ऐसी कौन कौन सी स्टेट है जिनकी कैपिटल भी एक ही है ना। देखो कई जगह पर एक स्टेट की 2-2 3-3 कैपिटल्स हैं और कई जगह पर 2-2 स्टेट्स की एक ही कैपिटल है, तो वो आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व। देखिए दोस्तों, ये एक और इम्पॉर्टेंट डे है। ये कहता है कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है। हमारे पास यहाँ पर कुछ डेट्स दिए हुए हैं, 22 जून, 23 जून, 24 जून या फिर 25 जून। तो इनमें से सही जवाब क्या होने वाला है वो आपको इसमें से बताना है। तो इनमें से सही जवाब कौन सा है वो मैं आपको जल्दी से बता दूं। इनमें से सही जवाब है आपका 23 जून। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस डे है इसका एम क्या रहता है, टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक सर्वेंट्स इन एंश्योरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स अक्रॉस द ग्लोब। तो ये इसका एम रहता है। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये, और आप लोगों ने जो है इसके बारे में अभी अभी जाना। चलिए देन हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये तो हो गया। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बताता है? ये बताता है विच नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो देखिए इसका आपको नाम बताना है। विच नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन। ठीक है, स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन आप याद रखिए दोस्तों, दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। अभी अभी हमने इसके बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, आप देख लीजिए। ए ऑप्शन कहता है भीतरकनिका नेशनल पार्क, केबुल लैमजो नेशनल पार्क कहाँ है बी वाले में, सी ऑप्शन कहता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और डी ऑप्शन कहता है डचीगाम नेशनल पार्क। इनमें से सही जवाब क्या होने वाला है? ठीक है, जवाब चाहे कुछ भी हो, आपको जो है हमारे यहाँ पे आंसर करना है कि ये बाकी सारे नेशनल पार्क कहाँ कहाँ हैं जो हमारे जवाब को छोड़कर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ये वाला केबुल लैमजो नेशनल पार्क जो है ये इसका सही जवाब होने वाला है। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये है कहाँ पे है, तो ये है अपने मणिपुर में। ठीक है, तो ये है अपने मणिपुर में। ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलिए इसके अलावा दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है वो क्या हमें कहता है, ये है क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है वन कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मेंशन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो एक कैंडिडेट जो है वो 2 जगह से इलेक्शंस लड़ सकता है। ठीक है, ये तो हम सबको पता है। तो ये किस में ये चीज़ लिखी गई थी, कहाँ ये मेंशन करा हुआ है? ठीक है, ये आपको बताना है। ये मेंशन करा गया था, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा गया था? ऑप्शन ए कहता है RPA। ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यही है ना? क्या कंफर्म कर लेता हूँ मैं इसको पहले।
हाँ जी, ये है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, देन रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1950। क्या ये सही है या फिर नन ऑफ द अबाव इसका सही जवाब होने वाला है? तो दोस्तों आपको जल्दी से गेस करके जो है इसका जवाब मुझे बताना है। तो दोस्तों इसका जो है आपको बताना है क्या, देखिए जैसे कि हमने सवाल पूछा था कि किस में जो है ये मेंशन करा गया है कि जो कैंडिडेट होता है वो 2 जगह से इलेक्शन लड़ सकता है। आंसर बिल्कुल सिंपल है, आरपीए यानी रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है ये 1951 वाला जो है उसमें ये चीज़ मेंशन करी गई थी कि एक कैंडिडेट जो है वो 2 जगह से इलेक्शन लड़ सकता है। तो दोस्तों लेकिन क्या था, हम लोग ये बात जानते हैं कि पहले जो है दो से भी ज़्यादा की जगह पर इलेक्शन लड़ते थे ये लोग। तो 1996 में एक ऐसा रूल निकाला गया, 1996 में एक ऐसा रूल निकाला गया, इसी में ही कुछ चेंजेस लाए गए, जो हमारा ये जो अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 वाला, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए और 1996 में ये कहा गया कि 2 से ज़्यादा जगह पर आप जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नहीं तो क्या करते थे लीडर लोग, कहीं भी जाकर 4-4 5-5 जगह पर जो है इलेक्शन लड़ लेते थे। तो चलिए ये आपका हो गया। देन बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 10 की तरफ। तो सवाल नंबर 10 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि हु इज द प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है अभी वो कौन है दोस्तों, उसका नाम क्या है? क्या उसका नाम गौतम कुमार है, क्या उनका नाम सुधीर कुमार है, राजीव कुमार है या फिर सुरेश कुमार है? इनमें से सही जवाब आपका क्या होने वाला है, आपको जल्दी से गेस करके बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कौन सा, राजीव कुमार। ठीक है, तो दोस्तों राजीव कुमार जो है वो हमारे हैं 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, 10 के 10 एमसीक्यू जो है हमने आज की डिस्कस कर लिए, करंट अफेयर्स जो है हमारा जो स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन आता है उसके। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, तब तक के लिए बाय बाय।